हेलो दोस्तों, ये समाज शास्त्र की एमसीक्यू सीरीज़ है और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग 10-10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि विभिन्न जो परीक्षाएं हैं जैसे कि यूजीसी नेट है और असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी, विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्लस साथ ही में कुछ जो इग्नू में हमें एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं उसको भी मैं इसमें सम्मिलित करती हूँ। तो चलिए, आज ये तीसरी सीरीज़ है। इसके साथ ही मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इसके पहले की जो 2 सीरीज़ है, तो पहली सीरीज़ तो ओके है, जो सेकेंड सीरीज़ है उसमें क्वेश्चन नंबरिंग जो है वो मैंने 1 to 10 ही किया है, तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा, अंडरस्टूड है कि वो 11 से 20 की सीरीज़ थी। आज का प्रश्न हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद का सामान्यतः किसे संस्थापक माना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग एक बार अपने मन में खुद सोचिए कि कौन है, और उसके बाद से मैं बताती हूँ। तो प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद की बात हो रही है। इसके जो संस्थापक हैं वो G.H. मीड हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अव्यक्त अर्थात अप्रत्यक्ष, या इसे हम लेटेंट भी बोलते हैं, लेटेंट, और व्यक्त या प्रत्यक्ष इसे मैनिफेस्ट कहते हैं, प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो किसने अव्यक्त और व्यक्त, या फिर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रकार, या फिर लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन की बात किसने की है? तो ये मर्टन ने की है। अगर इसको हम लोग डिटेल में समझने लगेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कभी इसको अलग से हम लोग समझेंगे, या फिर जब मर्टन को पढ़ेंगे हम लोग इग्नू सीरीज़ में तो उसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर में इन्होंने लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस हिंट दे देती हूँ कि कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, अर्थात उद्देश्य से संबंधित डायरेक्ट फंक्शन होते हैं। अगर कोई उद्देश्य हमारे सामने है तो उसी से संबंधित हम कार्य करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अव्यक्त होते हैं या अप्रत्यक्ष बोलेंगे, या फिर इसे लेटेंट फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो बारिश होने से ही माहौल बन जाता है कि गर्मा गर्म अगर पकौड़ी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये जो है ये एक लेटेंट फंक्शन होगा। इसका बारिश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बारिश होने के साथ ही ये मन में आ जाता है भावना कि कुछ गर्मा गर्म खाने को मन कर रहा है। लेकिन इसको अगर कभी हम लोग डिटेल में, या तो फिर हम लोग मर्टन का जो लेक्चर होगा उसको उसमें डिटेल में समझेंगे, और फिर हम लोग समझेंगे कि आखिर में मर्टन ने कौन कौन से, इनके बहुत सारे विचार हैं जिसको हम लोग अपने जो इग्नू सीरीज़ का लेक्चर है उसमें डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है कि सामान्य और विकृत प्रकार में किसने विभेद किया है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दुर्खिम करेक्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे दुर्खिम ना हो तो मर्टन ने भी इसके बारे में बात की है। तो यहाँ पे आप लोगों को मर्टन ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं। समटाइम्स एग्ज़ाम में मर्टन और दुर्खिम दोनों एक साथ में दे दिए जाते हैं, तो वो दोनों करेक्ट आंसर हैं। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सामान्य और विकृत प्रकार की बात आएगी तो इसके बारे में दुर्खिम ने भी बात की है और इसके बारे में मर्टन ने भी बात की है। अगर दोनों सेपरेट अलग अलग ऑप्शन में आते हैं तो फिर दुर्खिम आएंगे तो दुर्खिम करेक्ट होंगे, मर्टन है तो मर्टन करेक्ट होंगे, या फिर कभी कभी एग्ज़ाम में के जो ऑप्शन होते हैं प्रश्नों के उसमें मर्टन और दुर्खिम दोनों साथ में दे दिए जाते हैं। तो ये आप लोग दोनों नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है। तो ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन को नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे आप लोग भी सोचिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि सामंती से औद्योगिक समाज, अगर सामंतवादी समाज है और उससे औद्योगिक समाज में परिवर्तन हो रहा है तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। वहीं पे अगर औद्योगिक समाज से देखें, सामंती समाज, अगर कोई औद्योगिक समाज है और वो फिर से सामंती समाज के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो भी हमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन दिखाई देगा।
तीसरा ऑप्शन है कि सामंती से पूंजीवादी समाज। तो अगर सामंती समाज से पूंजीवादी समाज में परिवर्तन हो रहा है तो भी हमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन अगर समाज में पुरुष वर्चस्व की बात करें तो यहाँ पे हमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन जैसी कोई हमें ऐसी बात नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि ये समाज में पुरुष के वर्चस्व की बात हो रही है, ना कि सामाजिक संरचना में किसी परिवर्तन की बात हो रही है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये सामाजिक संरचना में परिवर्तन को दिखाते हैं, जबकि वहीं पे डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंधु भावना अर्थात जेमिन-सॉफ्ट संबंधों का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को जेमिन-सॉफ्ट की बात चली है तो आप लोगों को टॉनिस का नाम याद आ रहा होगा। टॉनिक जो हैं इन्होंने दो समाज की बात की थी, एक जेमिन-सॉफ्ट और एक जेसल-सॉफ्ट। इन्होंने जेमिन-सॉफ्ट जो है इन्होंने जो गांव की एरिया होती है या एक बोलें कि जो ग्रामीण समाज होता है, इस रूप की संरचना को इन्होंने जेमिन-सॉफ्ट कहा था। और वहीं पे जेसल-सॉफ्ट जो है एक शहरी संरचना जो होती है उसको इन्होंने जेसल-सॉफ्ट कहा था। तो अब बात हो रही है कि बंधु भावना अर्थात जो एक बंधुत्व की भावना पाई जाती है या फिर इसे हम जेमिन-सॉफ्ट कहें, तो इसका उदाहरण कौन सा हमें नहीं दिख रहा है। तो व्यक्तिगत होता है, तो व्यक्तिगत हमारा जो होता है ये हमारा जेमिन-सॉफ्ट का उदाहरण देखने को मिलता है। अनौपचारिक होते हैं, इसमें संबंध जो होते हैं अनौपचारिक होते हैं, लोग मिलते हैं एक दूसरे से व्यक्तिगत तौर पे घंटों घंटों बातें करते हैं, देश दुनिया की बातें करते हैं, तो इसमें जो संबंध होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक संबंध जो होते हैं उसमें हमारे ना तो कोई नियम होते हैं ना कानून होते हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो ये अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। भावनात्मक जुड़ाव पाया जाता है, तो हमें जेमिन-सॉफ्ट में भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है। लेकिन ऑप्शन जो डी है कि उपयोगितावादी होता है, अर्थात हम सिर्फ अपने जो विशेष हित होते हैं उसको लेके हम संबंध बनाएं, तो ये हमें जेमिन-सॉफ्ट या बंधु भावना के संबंध में नहीं दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी उपयोगितावादी है। अगला प्रश्न है कि वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधकों के रूप में दिखते हैं कि वे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभावों का प्रबंध करते हैं, तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं। अर्थात ये पूछा जा रहा है कि वह कौन सा सिद्धांत है जो लोगों को स्टेज प्रबंधक के रूप में देखते हैं कि वो स्टेज पे जाते हैं और अपना अभिनय या एक्टिंग करते हैं। विश्व जो है वो एक स्टेज के रूप में नज़र आता है और यहाँ पे जो प्रत्येक व्यक्ति है इस विश्व रूपी मंच पे अपना एक्ट दिखाता है या फिर जो भी एक्टिंग है वो करता है। तो ये जो सिद्धांत है ये कौन सा होता है, तो ये हमारा नाट्य कला सिद्धांत है। ओके, अगला ऑप्शन जो है एक मिनट, अगला प्रश्न जो है वो लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल की बात कर रहा है कि लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल शब्द के जनक कौन से हैं। तो लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल्स के जो जनक हैं ये आप लोगों को मैक्स वेबर हैं और इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसके अपने कुछ जो समाज में आगे बढ़ने की उसकी परिस्थिति को इम्प्रूव करने की या उसमें सुधार करने की जो होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के अपने उसकी लाइफ में किस प्रकार के चांसेस मिलते हैं उस पर निर्भर करता है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना किस प्रकार का लाइफ स्टाइल होता है। तो ये जो दो शब्द है लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल्स, इसके जनक जो हैं वो मैक्स वेबर हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ पे आप लोगों को दुर्खीम बहुत बाद में दिखेंगे, कार्ल मार्क्स नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन काम्टे नज़र आते हैं कि उद्विकास सिद्धांत के स्टार्टिंग की ही बात करें तो सबसे पहले विचारक ही हमें काम्टे दिखते हैं समाजशास्त्र से संबंधित और उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक इस ऑप्शन में देखा जाए तो हमें काम्टे नज़र आएंगे और ये काम्टे ही हैं जिन्होंने समाज के उद्विकास में 3 स्तरों की बात की है। इन्होंने धर्मशास्त्रीय
स्तर की बात की है। उसके बाद से दूसरा इन्होंने तत्व मीमांसा स्तर की बात की है, तो ये हम मान सकते हैं। और तीसरा जो है इन्होंने प्रत्यक्षवाद कहा है। तो ये इन्होंने समाज के विकास के 3 स्तर बताए थे, धर्मशास्त्रीय स्तर, तत्वमीमांसीय स्तर, प्रत्यक्षवाद है। धर्मशास्त्रीय स्तर में इन्होंने ऐसा माना था कि जो अलौकिक शक्तियाँ थीं उसमें ज़्यादा विश्वास माना जाता था। और तत्वमीमांसी स्तर जो आया, इसमें हम प्रकृति से जुड़ने की हम जो व्यक्ति है वो ज़्यादा ध्यान देने लगा, उसकी तरफ झुकाव इसका बढ़ गया। जैसे कि लोग पेड़ों की पूजा करने लगे, वायु को देवता मानने लगे, अग्नि को देवता मानने लगे, तो प्रकृति से जुड़ गए। और फिर तीसरा स्टेज जब आता है कि इन दोनों स्टेज से जब बाहर व्यक्ति निकला, तो उस समय उसने वैज्ञानिकता की तरफ अर्थात तर्क पे आधारित घटनाओं को समझने पे ज़्यादा जोर दिया है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया था? तो यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की बात किसने की है? ये दुर्खिम ने की है। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता क्या होती है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यांत्रिक एकता मानते हैं दुर्खिम की सरल समाज में पाई जाती है, वहीं पे सावयवी एकता जो है वो औद्योगिक समाज की पहचान होती है। यांत्रिक एकता में क्या होता है? यांत्रिक एकता का अर्थ ये होता है कि जैसे एक यंत्र है या फिर मशीन बोलें, तो उसको हम जिस प्रकार से कह देते हैं काम करने के लिए, वो हूबहू वैसे ही काम करता है, उससे अलग कुछ नहीं सोचता है। तो इसी प्रकार से जो सरल समाज होता है उसकी अपनी एक संरचना होती है और प्रत्येक व्यक्ति उस समाज का उस पता रहता है कि हमें इसी प्रकार से इस समाज में काम करना है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा था कि एक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी पाई जाती है जो कि सरल समाजों की पहचान है। वहीं पे सावयवी एकता की बात इन्होंने औद्योगिक समाज में की है। और सावयवी एकता का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से एक मनुष्य का, अगर मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, उसके जिस प्रकार से चाहे वो चेहरा, आँख हो, नाक हो या कान हो या फिर हाथ है या फिर पैर है, तो शरीर का हर एक अंग जो है वो किस प्रकार से मिल के पूरे शरीर को चलाता है, इसी प्रकार से जो औद्योगिक समाज में सावयवी एकता की बात की गई है कि जो मनुष्य का शरीर जिस प्रकार से विभिन्न अंगों से मिल के बना है और सभी अंग मिल के मनुष्य के शरीर को चलाता है, उसी प्रकार से जो समाज है वो भी समाज के विभिन्न अंगों से मिल के बना हुआ है। जैसे कि हम अगर धार्मिक व्यवस्था की बात करें या फिर अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करें, तो इस तरीके की जो राजनीतिक व्यवस्था है, तो विभिन्न तरीके के जो तत्व हमें समाज में दिखते हैं, तो वो किस प्रकार से एक साथ मिलके फंक्शन करते हैं या कार्य करते हैं। तो इन्होंने कहा था कि औद्योगिक समाज में ये हमें देखने को मिलता है सावयवी एकता की, समाज के विभिन्न अंग जो हैं वो एक साथ मिलके और औद्योगिक समाज में फंक्शन करते हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो औद्योगिक समाज है उसमें डिफरेंसेस अर्थात अंतर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जो कार्य करने के तरीके हैं, सब लोग अपनी लाइफ में व्यस्त होते हैं, सबके अपने कार्य करने का अलग अलग तरीका है, जबकि वहीं पे सरल समाज में हम अलग तरीके से देखते हैं। तो इस प्रकार से एमिल दर्कहाइम ने यांत्रिक और सावयवी एकता को सरल समाज और औद्योगिक समाज की पहचान बताई थी। और आज का आखिरी प्रश्न है कि मूलभूत आवश्यकताओं पर व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये तो अभी हम लोग अपने इग्नू सीरीज़ में इसको कवर कर रहे हैं और उन्होंने थ्योरी ऑफ नीड दी है। आप लोगों को पता होगा आवश्यकताओं का सिद्धांत किसने दिया है। तो मूलभूत आवश्यकताएं उन्होंने बताई थी कि कुछ प्रकार की होती हैं और साथ में ही कुछ व्युत्पन्न आवश्यकताएं होती हैं जो कि मूलभूत आवश्यकताओं से ही निकल के बनती हैं। ये सिद्धांत मैलिनोव्स्की का है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो भी क्वेश्चन था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों के पास भी यदि अगर कोई क्वेश्चन होता है जिसका आप लोगों को आंसर नहीं क्लियर हो पाता है या कन्फ्यूज़न होता है, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं भी उसी बहाने देख लूँगी और आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू।